हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम लोग आपको 3D के एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस कराएंगे जो हमने अभी तक नहीं करे हैं। सारे ही नहीं कराऊंगा, जो मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है और जनरली बच्चों के डाउट आते हैं वही करा दूंगा। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे भाई क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं भाई। क्वेश्चन 11.3 का एक क्वेश्चन है जनरली जो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन है भाई 8th क्वेश्चन 11.3 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। अब बच्चे क्या करते हैं कि वाई इंटरसेप्ट दे रखा है ना, तो वो ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने लग जाते हैं, x/a y/b z/c = 1। गलत भाई, इस फॉर्म से नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक ही इंटरसेप्ट पता है। तीनों पता होते तो आप इस फॉर्म से कर सकते थे, ठीक है। तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। वो प्लेन वाई एक्सिस को किस पे कट कर रहा है? 3 यूनिट्स पे, और ZOX के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ZOX के। तो देखते हैं, देखो मैंने ये फिगर बना रखी है पहले से। ZOX का मतलब क्या है? ये Z ओरिजिन और X, इससे जो प्लेन बन रहा है, यानी कि इस टाइप से ये, तो इसके पैरेलल एक प्लेन है ये जो हमने बनाया है ZOX के पैरेलल, ठीक है ना। और y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो क्या है? 3 y इंटरसेप्ट। इस पॉइंट पे क्या है? y कितना है? 3 यूनिट्स। तो x और z तो ज़ीरो ही होंगे क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा आपको पता है, x z क्या होंगे? 0। तो समझ गए भाई, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये जो प्लेन है हमारा जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ये ZOX के पैरेलल है, दिख रहा है आपको, ठीक है भाइयों। और ये पॉइंट जो है y इंटरसेप्ट है, मतलब ये प्लेन y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है। x और z तो वहाँ 0 होंगे ही, है कि नहीं। तो अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमको एक पॉइंट पता है। जब भी हमें प्लेन पर एक पॉइंट पता होता है तो हम प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक बात है कि नहीं। जब भी हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमें एक पॉइंट पता हो प्लेन पे, क्योंकि a वेक्टर क्या होता है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो हम a वेक्टर किसको लेट कर सकते हैं यहाँ पे? ये जो अपना पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर को। तो क्या हो जाएगा भाइयों? 0 i कैप 3 j कैप 0 k कैप, या सीधी भाषा में कहें तो a वेक्टर क्या हो गया? 3 j कैप, ठीक है मित्रों। तो ये तो आ गया अपना a वेक्टर। a वेक्टर पता लग गया। अब चाहिए n वेक्टर। n वेक्टर क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर, है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए? प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप y एक्सिस पे 1 यूनिट लेते हो, 1 यूनिट इन y एक्सिस, तो उसको हम j कैप बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं भाइयों, j कैप। y एक्सिस पे 1 यूनिट इज j कैप। तो अब j कैप चाहे यहाँ बना लो आप। अगर हम 1 यूनिट यहाँ पे y एक्सिस पे बनाए तो वो भी तो j कैप ही होगा, कहीं भी बना सकते हैं ना। और फिर ये प्लेन के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन के लिए n वेक्टर का काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि j कैप हमें दिख रहा है एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसको n की जगह डाल सकते हैं। तो n की जगह क्या डाल देंगे मित्रों? j कैप। खत्म। n की जगह क्या डल जाएगा भाइयों? j कैप। तो बस पुट करो, इक्वेशन निकल गई। r माइनस a वेक्टर की जगह हमने लिख दिया 3 j कैप, डॉट n वेक्टर की जगह लिख दिया j कैप। सही है ना। a वेक्टर की जगह 3 j कैप, n वेक्टर की जगह j कैप। अब भैया मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो क्या आ जाएगा? r डॉट j कैप, और जब हम j कैप को j कैप से डॉट वेट निकालते हैं तो 1 आता है, आपको पता ही होगा। 3 × 1, सही है। तो इक्वेशन क्या बन गई? r डॉट j कैप इक्वल्स टू 3। ये तो आ गई वेक्टर इक्वेशन। क्या आ गई बच्चों? वेक्टर इक्वेशन। अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए हो तो हम r को क्या लिख सकते हैं? पता है ना, r को क्या लिख सकते हैं हम? xi कैप
वाई जे कैप जेड के कैप, बाहर डॉट जे कैप है ही, इज इक्वल्स टू 3। आर वेक्टर को लिख सकते हैं ना ये। अब जे कैप को अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं जे का तीनों के साथ। तो आई डॉट जे क्या होता है मित्रों, 0 प्लस जे डॉट जे क्या होता है 1, तो वाई आ गया है ना, वाई इंटू 1। फिर के डॉट जे भी क्या होता है 0, तो z इंटू 0 है ना। यहाँ पे भी तो ये x इंटू 0 ही है, समझ गया ना भाई। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट किया तो x तो एज इट इज आई डॉट जे 0, फिर इसका इससे डॉट प्रोडक्ट निकाला y एज इट इज जे डॉट जे 1, फिर इसका इससे निकाला डॉट प्रोडक्ट तो k डॉट जे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3। तो क्या आ गया ये y इक्वल्स टू 3, ये आ गई अपनी कार्टेशियन इक्वेशन। सही है मित्रों। तो हमने प्लेन की कार्टेशियन भी निकाल दी, वेक्टर भी, जो दोनों निकाल दो। कुछ नहीं पूछी तो दोनों लिख दो, कोई एक पूछी होती तो एक ही लिख देते। तो ये हो गया भाइयों क्वेश्चन आपका समाप्त। ठीक है मित्रों, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाइयों अगला क्वेश्चन जो हमने करना है वो है ये एग्जाम्पल 26, जो बच्चों को सॉल्यूशन पढ़ के भी कई बार समझ नहीं आता। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन को पढ़ना ही क्यों है जब समझ नहीं आता, खुद ही कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले तो पढ़ेंगे नहीं हम, इसको मत पढ़ो आप, टेंशन मत लो, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगी। देखो मैंने एक ये क्यूब बनाया है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, आपको पता है क्यूब की। तो ये मैंने लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ सब क्या ले ली, ए ले ली। अब बच्चे कहते हैं सर आपने जो क्यूब बनाया है आपको कैसे पता है इसकी एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ये कहीं यहाँ भी तो हो सकता था। अबे तो कहीं भी हो भाई, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानने में क्या जा रहा है। और अगर ऐसे मानने का मन नहीं है तो ये वेक्टर से बनाया ना, वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी, वेक्टर ही देखेंगे। तो फ्री वेक्टर है, कहीं भी उठा के रख दो। तो इस क्यूब को उठा के हमने यहाँ ओरिजिन पे पटक दिया, क्या दिक्कत है, सही है। तो ये क्यूब है भाई। तो अब क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को तो भूल जाओ अभी, ठीक है, अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको कि ये जो इसकी वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस जो हैं आपको इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, ये आपको आने चाहिए। सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन के लिए आते भी होंगे लोगों ने 3D पढ़ा है, तो नहीं भी पढ़ा 11th में 3D तब भी कोऑर्डिनेट मार्क करने में क्या है। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपको दिख रहा है सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस कितने यूनिट डिस्टेंस दिख रहा है, ए यूनिट, तो एक्स तो ए हो जाएगा और बाकी दोनों क्या होंगे 0। ठीक है कि नहीं है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ए कॉमा 0 कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड तो 0 ही होंगे। एक्स कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस दिख रहा है ए, ठीक है। ऐसे ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेम बात है, तो वो हो जाएंगे 0 a 0, ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड क्या हो जाएंगे 0 और वाई जितना यूनिट आपको दिख रहा है ए यूनिट्स। ऐसे ही ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जेड एक्सिस पे है, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे है तो इसका क्या होगा भैया, एक्स भी 0 वाई भी 0 और जेड क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। जेड एक्सिस पे है तो डिस्टेंस ए था तो जेड तो ए हो गया, बाकी दोनों 0। अब इसको देख लेते हैं बी को, डी को और एफ को। अब बी के कोऑर्डिनेट्स, बी आपको दिख रहा है, बी जो पॉइंट है वो हमारा एक्स जेड प्लेन पे है। किस पे है, एक्स जेड प्लेन पे। आपको अगर आप बी को देखो तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट बाहर आ गया, ए यूनिट, वाई एक्सिस पे कितने यूनिट बाहर आ गया, ए यूनिट, और ऊपर तो उठा ही नहीं, ऊपर उठता तो वाई की वैल्यू बढ़ती ना। बी जो है ये तो ज़मीन पे ही रह गया ना, इसकी तो हाइट है ही नहीं, 0 है, तो यानी इसका एक्स और जेड तो ए हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा 0। अब ये बातें तो सब 11th में समझ के आनी थी, बट फिर भी मैंने कहा बता देता हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा a 0 a, समझ गया कि नहीं, कि भैया ये एक्स जेड प्लेन पे है, धरती पर है पॉइंट, धरती पर, तो हाइट तो इसकी बढ़ी नहीं, और हाइट क्या है वाई एक्सिस, तो हाइट बढ़ी नहीं तो हाइट तो 0 हो गई, वाई 0, और एक्स और जेड दोनों ही ए हैं, क्योंकि ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ बाहर कितना आ गया, ए यूनिट, और जेड एक्सिस की तरफ बाहर कितना आ गया, ए यूनिट। ऐसे ही आप डी के भी मार्क कर सकते हो। डी को आप देख लो, एक्स एक्सिस पे ए यूनिट, ऊपर भी चला गया, वाई एक्सिस पे ए यूनिट, और बाहर की तरफ तो आया ही नहीं, तो जेड एक्सिस पे कितना यूनिट हो गया, 0 यूनिट,
क्योंकि जो डी पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पे है। एक्स वाई प्लेन पे मतलब जेड तो अपने आप ही ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ए 0। सिमिलरली जो एफ है अपना वो क्या हो जाएगा भाई, एफ आपको दिख रहा है वाई जेड प्लेन पे है तो 0, ए। और जी तो आपको दिख रहा है हवा में, जी कहाँ है, हवा में। जी देखो एक्स की तरफ भी ए यूनिट बढ़ा है, वाई की तरफ भी ए यूनिट बढ़ा है, हाइट भी है और बाहर भी आया है ए यूनिट, हवा में है जी। तो जी के तीनों क्या हो जाएंगे, ए कॉमा ए कॉमा ए। तो ये तो हमने मार्क कर दिए क्यूब के वर्टिसेस। अब बात है क्यूब के डायगनल्स की, कि क्यूब के डायगनल कौन से होते हैं। तो पहले तो आपको बता दूं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये ए जी डायगनल है वो गलत सोच रहे हैं। ए जी यहाँ पे डायगनल नहीं है। क्यूब के डायगनल फेसिस पे नहीं देखते हम, अंदर से जाते हैं क्यूब के डायगनल। ओ जी होगा, ओ जी, ठीक है। एक क्यूब को इमेजिन करके देखो या अपने रूम को ही देखो, तो जो डायगनल होते हैं वो अंदर से जाते हैं, कमरे के अंदर से होते हुए, ठीक है। एक नीचे के कोने को अपोजिट ऊपर के कोने से मिलाओ, एक ओजी हो गया जैसे, ठीक है। जैसे आप अपने रूम की वॉल्स को देखोगे तो वॉल्स पे नहीं बनाना डायगनल, डायगनल ऐसे बनाना है कि रूम के अंदर से जाए। तो ओ को जी से कनेक्ट किया, ठीक है, इमेजिनेशन चाहिए भाई। ओ जी हो गया एक डायगनल। ऐसे ही जैसे बी को ई से कनेक्ट किया, एक डायगनल ये हो गया, ठीक है। फिर ए को डी से कनेक्ट करेंगे, एक डायगनल ये हो जाएगा। और एफ को सी से कनेक्ट करेंगे, एक डायगनल ये हो जाएगा। तो ये 4 डायगनल होते हैं क्यूब के, ठीक है। डायगनल्स कौन कौन से हो गए लिख दूँ। डायगनल्स जो हमको दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं भाई यहाँ पे। एक तो अपने को दिख रहा है ओ जी, ठीक है ना। एक तो दिख गया ओ जी, ए से किसको कनेक्ट करेंगे, डी को, तो एक हो गया ए डी, ठीक है। और क्या दिख रहा है भाइयों, और क्या दिख रहा है, सी से किसको कनेक्ट करेंगे, एफ को, तो एक हो गया सी एफ। और कौन सा रह गया, बी और ए, है ना। एक ये ई से बी को कनेक्ट कर देंगे, ई बी हो गया एक। तो ये 4 डायगनल है मित्रों, ये 4 डायगनल हैं। अब कोऑर्डिनेट्स हमको सारे पता ही हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओजी, ओजी की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, ये जो ओजी बनेगा, ओजी वेक्टर बनेगा, उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी। ओजी वेक्टर क्या बनेगा, ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, यही तो बनेगा, है ना। तो उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, ए कॉमा ए कॉमा ए, ए कॉमा ए कॉमा ए। ये हमारी डायरेक्शन रेशियोज आ गई भाइयों किसकी, ओ जी की, पहले डायगनल की। अब अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ जी, कि ओ जी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, तो निकाल सकते हैं भाइयों कि नहीं निकाल सकते, बोलो। मैं निकाल के दिखाया तो ईजी है, वैसे आपको खुद भी आते होंगे। जब डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन तो निकल ही जाएंगे ना। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ए बी सी पता होते हैं तो एल कैसे निकलता है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम कैसे निकलता है, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना। एन कैसे निकलता है, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो पता होना चाहिए था डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकालते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है, ए कॉमा ए कॉमा ए। तो आप एल निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, यानी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a। ए से ए काट दो, 1/√3। तो एल क्या आ गया, 1/√3। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो इक्वल है तो एम एन भी इक्वल ही होंगे। तो एल एम और एन तीनों ही क्या निकल जाएंगे, 1/√3। तो हमारे ओ जी के डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए भाइयों, 1/√3। अब ये तो आपको खुद ही निकाल लेने चाहिए थे। अगर आप खुद नहीं निकाल पाते तो मैंने करा दिया, फिर भी याद नहीं आ रहा तो भाई वेक्टर पढ़ो ढंग से। तो ये ओ जी के डायरेक्शन रेशियो थे, उससे हमने ओ जी के डायरेक्शन को साइन निकाल लिए। क्यों निकाले उस बात को अभी छोड़ो, फिलहाल बस अभी हम एक बात कर रहे हैं कि ये सब हमें निकालना आता है कि नहीं। ऐसे ही अब हम ए डी सी एफ और ई बी के निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन। अब किसके निकालने जा रहे हैं, ए डी के।
तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी, एडी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे मित्रों? एडी दिख रहा है कहीं पे? एडी, अगर आप एडी वेक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा? ए माइनस ज़ीरो आई कैप, यही बनता है ना वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ए माइनस ज़ीरो के कैप और ज़ीरो माइनस ए के कैप, यही बनेगा। तो ये आ गया ए आई कैप, ए जे कैप माइनस ए के कैप, ये अपना ए डी वेक्टर बन गया। तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहे हैं? ए और माइनस है ना। तो ए डी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? ए कॉमा माइनस है। अब आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो क्या? नहीं निकल जाएंगे ना भाइयों, यही निकाल देंगे। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे भाइयों? सेम ही तो आएगा यार, ऊपर भी ए था, इधर भी ए है, बस एक साइड नेगेटिव ही तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? ये नेगेटिव आ जाएगा बस, निकाल के देख लो बेशक। नहीं तो 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो खुद डायरेक्शन कोसाइन निकाल के देख सकते हैं भाई। ये ए डी के निकल गए। ऐसे ही बाकी दो डायगोनल सी एफ और ई बी, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी एफ के डायरेक्शन रेशियो देख लो भाई, कहाँ है सी एफ? कहाँ है भाई सी एफ? कहाँ है? ये रहा। तो सी एफ वेक्टर क्या बनेगा भाई? वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स पता है ना, ज़ीरो माइनस ए आई कैप, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, एफ में से सी माइनस करेंगे, ए माइनस ज़ीरो जे कैप प्लस ए माइनस ज़ीरो के कैप। तो क्या आ गया? माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या दिख गए? माइनस ए और ए, क्या दिख गए? माइनस ए और ए। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर आपने सी एफ ही क्यों लिया? आप एफ सी भी तो ले सकते थे, डायगोनल तो ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, रिजल्ट आपका फाइनल सेम ही आने वाला है। ठीक है, ये भी ले सकते थे, वो भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए सी एफ के। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो भाइयों सी एफ के, डी सीज। ये पता है ना, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो, डी सी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएंगे? माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये आ गया सी एफ। अब कौन रह गया भाई? ई बी। ई बी का भी लिख लेते हैं सब कुछ भाइयों। तो डी आर्स ऑफ ई बी के डायरेक्शन रेशियो, चलो भाई ई बी के पास चलो। कहाँ है ई बी? ये रहा ई बी। तो क्या बन जाएगा ई बी वेक्टर? ए माइनस ज़ीरो आई कैप है ना, ज़ीरो माइनस ए जे कैप और ए माइनस ज़ीरो के कैप। तो ये बन गया ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। दिख गया डायरेक्शन रेशियो? ए माइनस ए है ना, ए माइनस ए। तो डायरेक्शन कोसाइंस के हो जाएंगे भाइयों ई बी के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3। तो ये अभी हमने क्या करा है, हमने इस क्यूब के चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। ठीक है, लिख लो क्या कहाँ कहाँ है डायरेक्शन कोसाइन, मार्क कर लो। पहले कहाँ दिख रहे हैं आपको? ओ जी के, ये रे। ठीक है, और किसके लिख लिए? ए डी के, सी एफ के और ये ई बी के। चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल चुके हैं। क्या करूँगा वो बताता हूँ आपको। फ़िलहाल आपको ये निकालने आने चाहिए चारों के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनना भाइयों। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये जो क्यूब है ना भाई, इस क्यूब में एक लाइन जा रही है, बना नहीं रखी इसने क्यूब में। ठीक है, वो बनानी काफ़ी मुश्किल है। देखो मैं अपने वाले में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे ये है, तो अगर आप अपने डायगोनल्स बना दो ना, तो बीच में से कहीं से एक लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है, एक ऐसे कि जो आपके डायगोनल्स बनेंगे ना, जैसे ए डी बन गया,
ई बी बन गया। तो वो कहीं ना कहीं उस लाइन को काटेंगे, जो डायगनल्स है उस लाइन को काटेंगे। तो वो लाइंस के साथ कुछ कुछ एंगल बना रहे हैं, चारों डायगनल उस लाइन को काट रहे हैं। तो वो जो चारों डायगनल का लाइन के साथ एंगल है वो दे रखा है, ठीक है, कि एक लाइन जा रही है क्यूब के अंदर से जो चारों डायगनल्स को काट रही है। एक डायगनल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा, एक के साथ डेल्टा, ठीक है। चारों डायगनल्स को काट रही है और चारों को किस किस एंगल पे काट रही है वो ये गिवन है। अब ये कह रहा है ये चीज़ प्रूव करो भाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना क्या है, कि क्यूब के अंदर से एक लाइन पास हो रही है, बनाई नहीं इन्होंने, बनी नहीं इनसे, मेरे से खुद नहीं बनेगी, बड़ा स्यापे का काम है, तो बनाना मत तुम भी, बस समझ लो कि क्यूब के अंदर से एक लाइन जा रही है जो चारों डायगनल्स को इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है सेम पॉइंट पे करे, कहीं से भी कर रही है, और एक के साथ अल्फा एंगल बना रही है, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा, एक के साथ डेल्टा, किसी के भी साथ आप ले सकते हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। फिर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है भैया। अब उस लाइन के बारे में और कुछ नहीं पता, बस ये पता है वो चारों के साथ ये एंगल बना रही है। ये जो साइन है भाई इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, 7:45 जैसा है ना 7:45 समझते हो, 7:45, 1/4 कट गया ना 8 में से, देखो ऐसे यूँ बन गया ये भाई, 4 बनाए, 1 2 3, चौथा बनाया ही नहीं तो ये है डेल्टा में भाइयों, ठीक है, डेल्टा में तो 7:45 कह देता हूँ इसको। तो ये 4 है, तुम कभी 7:45 मत कह देना, टीचर को समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो ये 4 है भाइयों एंगल जो लाइन बना रही है हमारे डायगनल्स के साथ। लाइन के बारे में हमें और कुछ भी नहीं पता, तो वो जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस मान लेता हूँ मैं कुछ, ठीक है। लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिए LMN, क्या मान लिए भाइयों, LMN। वो जो 5वीं लाइन जा रही है जो चारों डायगनल्स को काट रही है उसके डायरेक्शन कोसाइन हमने क्या मान ली, LMN। अब मेरे भाइयों ये जो लाइन है चारों डायगनल्स के साथ एंगल बना रही है, आपको डायगनल्स के नाम दिखा देता हूँ दोबारा से। डायगनल्स के नाम क्या थे, लिख ले पीछे से, OG AD CF EB, OG AD CF EB, ये हमारे 4 डायगनल थे। तो हम मान लेते हैं इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा, इसके साथ डेल्टा, ठीक है। ये जो लाइन है 5वीं ये हमारे इस वाले डायगनल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, इस वाले के साथ बीटा, इस वाले के साथ गामा, इस वाले के साथ डेल्टा, दे रखा है ना 4 एंगल्स ये बना रही है। तो किसी के भी साथ आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लो जो आपका दिल करे। और इनके डायरेक्शन कोसाइंस मैंने भी आपको बताए थे क्या है, लिख दूँ क्या पीछे से, पहले के तो याद है 1/√3 1/√3 1/√3 थे, सबके ही 1/√3 थे, एक आधे में बस कहीं माइनस लगाना था वो लगा देंगे, पहले लिख दूँ सब में 1/√3 1/√3 है ना। इसके भी ऐसे ही हैं 1/√3 1/√3 1/√3, इसके भी सेम ही है 1/√3 1/√3 1/√3। माइनस कहाँ है वो देख लेते हैं, ये देख लो, इस AD में लास्ट वाला नेगेटिव है, CF में आगे वाला नेगेटिव है, और EB में बीच वाला नेगेटिव है, लास्ट वाला आगे वाला बीच वाला, ठीक है। इसमें लास्ट वाला नेगेटिव था, इसमें आगे वाला नेगेटिव है, इसमें बीच वाला नेगेटिव है। तो ये हमारे चारों डायगनल के डायरेक्शन कोसाइन थे, और ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिए LMN है, और लाइन के और डायगनल्स के बीच के एंगल्स ये हैं। अब भाइयों आपको एक वेक्टर्स में मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 वेक्टर के बीच में एंगल इस फॉर्मूले से भी निकाला जाता है अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो। ये फॉर्मूला आपको वेक्टर्स में सिखाया गया था कि अगर 2 वेक्टर्स के बीच में आपको उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो भी आप एंगल निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला था मित्रों, पता नहीं कितनों को याद है पर था भाइयों, था क्या था कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो थीटा और उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो ऐसे एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब लाइन के और OG के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मित्रों कि कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, बोलो,
इस फॉर्मूले को ही तो लगाना है बस। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा, और डायरेक्शन को साइन इसके भी पता है, इसके भी पता है। तो L इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3, ये आएगा ना। L इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3, ठीक है। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2, ये आ गया कॉस अल्फ़ा। थोड़ा सा इसको और सुंदर करके लिखना है तो √3 कॉमन ले लो, 1/√3, अंदर क्या रह जाएगा, L प्लस M प्लस N, ठीक है मित्रों। तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा, समझ गए। सिमिलरली कॉस बीटा भी लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। बीटा किसके किसके बीच में एंगल है, AD के और इस लाइन के, है ना। तो इस बार किसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो सेम ही आएगा, बस लास्ट वाले में माइनस दिख रहा है ना, तो सेम ही है, सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। तो आप खुद लिख सकते हो, सेम ही आना है, L प्लस M माइनस N। ऐसे ही तीसरे वाले के साथ गामा है तो वो भी आप लिख सकते हो, वो भी सेम आएगा, उसमें आगे वाला जो L था वो नेगेटिव था, है ना। ऐसे ही जो फोर्थ वाला है उसके साथ क्या है, बीच वाले में नेगेटिव है, ठीक है भाइयों। तो ये आगे अपने 4 वैल्यूज, एक कॉस अल्फ़ा की, कॉस बीटा की, कॉस गामा की, कॉस डेल्टा की, ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस ओर चलते हैं। हमें ये जो सारे कॉस हैं इनके स्क्वायर्स का सम चाहिए, कॉस के स्क्वायर्स का सम हमें प्रूव करना है 4/3 है, ठीक है। तो इन सारी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, सब इक्वेशंस को क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। एक तो मेरे से गामा डेल्टा ढंग से बनते भी नहीं है, तुम बना लेना भाई, ठीक है। इन सब की स्क्वायर करके ऐड कर दिया, RHS की भी तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, करो। तो 1/3 L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर, 1/3 L प्लस M माइनस N होल स्क्वायर, 1/3 माइनस L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर, और अगला क्या है, 1/3 L माइनस M प्लस N होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही चारों के स्क्वायर करके ऐड कर दिए। अब क्या है, ये तो सेम रखना है, बस इसको आपको सॉल्व करना है भाइयों। LHS को तो सेम चलना है, तो इसको सॉल्व कर दो, कर पाओगे इसको सॉल्व। 1/3 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, इसका स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो पता ही होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, यही होता है ना A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ऐसे इसको भी खोल लेंगे। अब कुछ हमारे पास इतने चैम्प्स हैं 12th में जो इसको खोल नहीं पाते, कहते हैं यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला याद नहीं है। अबे मेरे भाई यही फॉर्मूला लगेगा, जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ माइनस n रख दो बस। अगर इसमें मैं इन सब n की जगह माइनस n रख दूंगा तो क्या होगा, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, है कि नहीं। तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 2MN माइनस 2LM, ठीक है ना। n नेगेटिव था ना, तो इधर n नेगेटिव रखूँगा, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों जगह पे n नेगेटिव रखूँगा तो ये आ जाएगा। ऐसे जब इसको खोलोगे तो क्या होगा, L नेगेटिव है, फॉर्मूला तो यही है ना, आप इसी को देखो बस। L नेगेटिव है, स्क्वायर वाली टर्म तो तब भी पॉजिटिव रहेगी, और L कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे तो L नहीं है, इधर है और इधर है, तो जिन दो जगह L है वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ऐसे ही खोलते हैं बस, ये भी कोई सिखाने की बात है क्या। L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2MN तो पॉजिटिव आएगा, L वाले नेगेटिव आ जाएंगे, 2LN 2LM। ऐसे ही लास्ट वाले को खोल लो, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर माइनस 2LM माइनस 2MN प्लस 2LN, ठीक है भाइयों, सब खुल गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मित्रों, बिल्कुल ध्यान से, तो ये जो 2LM MN है ये सारे कट जाएंगे। देख लेना कौन किससे कटा है, वो आपकी सरदर्दी है, सारे के सारे कट जाएंगे भाइयों। आप ये देख लेना कौन किससे कटा है। अब आपको ये पता है ये 1 होता है,
ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है भाइयों, और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 आ गया, 4/3 हो गया। चलो भाई क्वेश्चन डन। 4 आ गया ना, और ये बाहर 1/3 है, तो आंसर इज 4/3, यानी कि इसका सम क्या आ गया 4/3। कर दिया भाइयों प्रूफ, बधाई हो, बधाई हो मित्रों, बधाई हो, प्रूफ हो चुका है। यही लाना था, ठीक है। तो इसको लिख लो, खुद दोबारा कर लो, जो मर्जी कर लो, अपने हाथ से दोबारा तो वैसे करना ही चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाइयों, अगला क्वेश्चन कौन सा करना है हमने, एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल सारे ही इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस के भाई, मैं सारे समझा दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से समझना। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो एक मेथड तो ये है जो इसने करा हुआ है, मैं ये समझा देता हूँ आपको। एक मेथड वो भी है जो पिछली क्लास में मैंने आपको टॉपिक सिखाए थे, उससे आप इसको 1 मिनट में कर सकते हो। क्या कह रहा है, प्लेन की इक्वेशन निकालो, एक पॉइंट आपको प्लेन पे दे रखा है। तो जब एक पॉइंट दे रखा होता है, हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, r-a.n = 0। बोलो, लगा लेते हैं। ए वेक्टर आपको मिल गया, कहाँ से मिल गया, ये जो पॉइंट हमें दे रखा है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और ये जो हमें प्लेन निकालना है वो इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो जब वो इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो ये जो n वेक्टर है ये कैसे मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा n वेक्टर, ये जो दोनों प्लेन्स दे रखे हैं उनके n वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। ये क्यों मिलेगा, ये सब मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ भाइयों, उसे देखो अगर आपने नहीं देखा है। तो n मिल जाएगा, a पता ही है, पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी, हो गया क्वेश्चन। सही है ना। n1 और n2 तो पता है ना कहाँ से आएंगे, n1 और n2। इसका n वेक्टर कहाँ से आएगा, n1 वेक्टर i j k के कोफिशिएंट 2i 3j माइनस 2k। ऐसे ही इसका n वेक्टर कहाँ से आएगा, i प्लस 2j माइनस 3k। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उसको n वेक्टर मान लोगे, फिर अपने प्लेन की इक्वेशन निकाल दोगे, r-a.n = 0 से। ए वेक्टर ये रहा, n वेक्टर ये आपने निकाल लिया, ख़त्म क्वेश्चन। एक मेथड जो इन्होंने सिखाया वो क्या करा है इन्होंने, देखो पहले तो एक पॉइंट दे रखा था, तो एक पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन का कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाया। देखो इन्होंने एक फॉर्मूला था ना, ax माइनस x1 by माइनस y1, याद है भाइयों, cz माइनस z1 = 0। प्लेन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था कार्टेशियन इक्वेशन का, अगर एक पॉइंट दिया हो। तो ये पॉइंट इन्होंने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, x1 y1 z1 की जगह, ठीक है, देख लो अच्छे से। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसको इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब ये जो हमने प्लेन निकाला है और ये दोनों प्लेन जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो दोनों प्लेन हैं ये हमारे वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब भाइयों ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इनके n वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जब प्लेन परपेंडिकुलर है तो n वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा भाइयों, 0। सही है ना। तो वही करा है इन्होंने, 2 इंटू a प्लस 3 इंटू b माइनस 2 इंटू c = 0, ठीक है। फिर ऐसे ही एक बार ये इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इधर भी वही चीज़ करी है। x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो 1 इंटू a क्या हो गया, a। y का कोफिशिएंट 2, ये y का कोफिशिएंट b 2b। z का कोफिशिएंट -3, यहाँ पे z का कोफिशिएंट c -3c। वही हो गया ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2। सही है ना, डॉट प्रोडक्ट तो होता है ये, इसको 0 ले लिया। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इन्होंने क्या किया, a की वैल्यू भी c की टर्म्स में निकाल ली, b की वैल्यू भी c की टर्म्स में निकाल ली। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे ना, कि सॉल्व भी नहीं कर पाओगे भाइयों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, कर दूँ क्या। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी ये, 2a + 4b - 6c = 0। और ये वाली क्या है,
2a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0। अब अगर हम माइनस कर दें इनको तो क्या होगा, 2a तो कट जाएगा, ये b आ गया माइनस 4c इक्वल टू 0। तो b हमें कितना दिख गया, 4c। कितना दिख गया, 4c। तो वही देखो इन्होंने b लिखा है 4c। अब b को आप किसी भी एक में पुट कर दो, इनमें से कर लो, ठीक है। b को हम चलो इसमें कर लेते हैं, तो 2a, b की जगह लिख दिया 4c माइनस 2c इक्वल्स टू 0। तो ये 2a प्लस 10c आ गया, सही है ना, 12c माइनस 2c। तो a कितना दिख गया, माइनस 5c। तो a को लिख दिया माइनस 5c, ठीक है। अब a आ गया माइनस 5c, b आ गया 4c। तो इन्होंने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें a को लिख दिया माइनस 5c, b को लिख दिया 4c, c को एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। फिर इन सब में से क्या किया इन्होंने, माइनस c कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से क्या किया इन्होंने, माइनस c कॉमन ले लिया, ले लो कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस 5x प्लस 5, सॉरी माइनस c कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस c कॉमन लेंगे तो 5 तो पॉजिटिव रह जाएगा। तो 5x माइनस 5 माइनस 4y माइनस 4 माइनस z प्लस 2, ये रह जाएगा अंदर, सही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और ये जो माइनस c है ये तो डेड हो गया ना भाई, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो नहीं हो गया मतलब डिवाइड हो गया ना वहाँ जाके। तो 5x माइनस 4y माइनस z, और ये कितना हो गया, 7, सही है। आ गई इक्वेशन। तो एक तरीका ये हो गया भाई, कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन दो इक्वेशन से इसने ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाली, क्या किया, बस ए को भी सी की टर्म्स में निकाल लिया, बी को भी सी की टर्म्स में। तो तीनों जगह सी सी हो गया और सी कॉमन आके ख़त्म हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू भी निकली नहीं और काम भी हो गया, सही है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 28 देखें कैसे करना है, देखते हैं। तो क्या कह रहा है भाई इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमिन बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे ना कोई प्लेन बन रहा है, ठीक है। उस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले 3 पॉइंट से तुमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो आती होगी कि नहीं आती, फॉर्मूला नहीं होता ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं भाइयों, प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स को पुट करके निकाल लोगे, तीनों पॉइंट्स पुट करना, एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी सुंदर सी, ठीक है ना। और फिर जब प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तो इस पॉइंट का उस प्लेन से डिस्टेंस निकालना नहीं आता भाई। मान लो इसको सॉल्व करके ऐसे तुक्का मार रहा हूँ मैं, आपकी प्लेन की इक्वेशन ऐसे कुछ आ गई, 7x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, ऐसी कुछ आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है, तो पता नहीं है कैसे निकालते हैं डिस्टेंस पॉइंट का प्लेन से, कि प्लेन की इक्वेशन लिख दो एज इट इज़, एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट पुट कर दो, एक्स की जगह 6, वाई की जगह 5, जेड की जगह 9, ये वाला 5 इधर आके माइनस हो गया, अपॉन 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बस ये निकल गया डिस्टेंस। समझ गया ना क्या करा है, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना सिखा तो रखा आपको पहले भी, वही करा बस, निकल गया डिस्टेंस। तो कर लोगे क्वेश्चन, अब खुद ही सॉल्व कर लेना भाई। अब बता तो दिया ही आपको कैसे करना है, बस कैलकुलेशन है, कोई दिमाग तो लगाना नहीं है खास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाइयों अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है वो है ये कि शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लानर। हमें शो करना है ये लाइंस कोप्लानर हैं। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस हमेशा कोप्लानर होती हैं। तो पता कैसे चलेगा ये पैरेलल है कि नहीं, इनका बी वेक्टर देख के। देखो ये बी वेक्टर बनेगा ना, सही है ना भाई, इसमें आई कैप लग जाएगा प्लस जे कैप प्लस के, ऐसे ही तो बनेगा। डायरेक्शन रेशियो है ना बी वेक्टर की, और ये दूसरे वाला बी वेक्टर है, तो इक्वल तो दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे।
तो इसका मतलब भैया ये तो पैरेलल नहीं है। अब ये इंटरसेक्टिंग या स्क्यू हो सकती हैं, तो आपको बताया था चेक करने का तरीका कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल लो, है ना। अगर तो ये ज़ीरो आ जाएगा तो कोप्लानर है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ज़ीरो नहीं आया तो कोप्लानर नहीं होंगी, स्क्यू हो जाती हैं क्योंकि, है ना। तो ये निकालना है, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसी को ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको दिखाया था निकाल के भी, है ना। तो बस ये चीज़ निकालनी है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है। ज़ीरो आ गया तो ठीक है कोप्लानर है, नहीं तो नहीं है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी वो आपको पता होना चाहिए। A1 B1 C1 तो क्या है, इस लाइन के बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, ये रे A1 B1 C1। A2 B2 C2 क्या है मेरे भाई, ये A2 B2 C2। और ये क्या है, X1 Y1 Z1, जो इस लाइन पे पॉइंट होगा। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस X1 अपॉन ए, यही होती है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको हम बनाएं तो क्या लिखेंगे, x माइनस कॉमन a माइनस डी अपॉन ए, ऐसे ही लिखेंगे ना। मतलब नीचे जो अल्फ़ा माइनस डेल्टा है वो लिख दो, ऐसे ही लिखेंगे। तो जो x1 होगा वो क्या होगा, a माइनस टी, लिख दिया इन्होंने, देखो x1 को a माइनस टी। ऐसे y1 तो सीधा a हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, z माइनस a प्लस डी अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो ये अपना z1 हो जाएगा a प्लस डी, सही है। ऐसी दूसरी लाइन से इसने x2 y2 z2 लिख दिया और सब इधर पुट कर दिया, और फिर इसको सॉल्व करेगा। अब अगर तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आती हैं तो भैया एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आती तो इसको एक्सपैंड करोगे और ज़ीरो लाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से क्या दिख रहा है, जिनको आती हैं उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, C1 गोज़ टू C1 प्लस C3, देखो एक बारी इन लास्ट वाले दो एलिमेंट्स को देख लो, आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 बीटा दिख रहा है ना। और फिर माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ C2, C2 क्या है ये वाला कॉलम, तो ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस हो जाएगा, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी ये पहला एलिमेंट ज़ीरो बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा भी ज़ीरो बन जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, तीसरा भी ज़ीरो बन जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये प्रॉपर्टी लगानी है, C1 प्लस C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2। अपने आप आपका पहला कॉलम ज़ीरो बन जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, और जब एक कॉलम ज़ीरो तो रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। जिनको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आती है वो ये कर लेंगे, जिनको नहीं आती तो भाई एक्सपैंड करोगे इसको, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, मजदूरी वाला तरीका करना, लेकिन तब भी ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो आएगा तो कह देंगे भाई कोप्लानर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों अगला ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 30, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, क्रॉसेस द XY प्लेन। कह रहा है वो पॉइंट फाइंड करो, इन दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, तो वो लाइन XY प्लेन को किस पॉइंट पे काट रही है, वो पॉइंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। समझ गए ना बात, कि XY एक्सिस से जो प्लेन बनता है उस प्लेन को इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन किस पॉइंट पे काटेगी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद XY प्लेन निकालना है इस लाइन का जो AB से पास कर रही है। तो सबसे पहले A और B दो पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये निकाल दी भाइयों इसने इक्वेशन, आपको आती होगी। A वेक्टर कहाँ से मिल जाता है, ये रहा हमारा पॉइंट, है ना, A वेक्टर मिल गया, प्लस लैम्डा B वेक्टर कहाँ से मिलता है ना, इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बना लेते हैं ना, वही अपना B वेक्टर बनता है। ये तो जिन्होंने लाइन पढ़ी है उन्हें पता होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ये हमको पैरेलल वेक्टर मिल गया ना, तो A वेक्टर प्लस लैम्डा और ये B वेक्टर, तो ये बन गई लाइन की इक्वेशन। सिंप्लीफाई करके ये आ गई। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई, हमको बताना है ये लाइन XY प्लेन को किधर काट रही है। तो हम ऐसा मान लेंगे ये लाइन XY प्लेन को किसी P पॉइंट पे काट रही है। अब जिस पॉइंट पे भी काटेगी वहाँ पे X और Y तो पता नहीं क्या होगा, पर Z तो पक्का ज़ीरो होगा, ठीक बात है कि नहीं। XY प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका Z तो पक्का ज़ीरो होगा ना, X और Y जो भी होगा। तो हमने मान लिया कोई P पॉइंट है जहाँ पे ये वाली लाइन XY प्लेन को काट रही है, तो फिर P का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं हम,
पी का कोऑर्डिनेट पता है तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप हो जाएगा ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, क्योंकि z तो ज़ीरो ही है तो ज़ीरो के कैप क्या लिखना है। अब ये जो हमने पॉइंट निकाला है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओ पी, ये कैसा पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन पे है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रहा है तो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो लाइन की इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इसको हम आर की जगह रख देते हैं, आर वेक्टर की जगह रख देते हैं, ठीक है ना, रख दिया हमने ये। अब अगर आप दोनों साइड कंपेयर कर लो मेरे भाई, दोनों साइड कंपेयर कर लो तो x किसके इक्वल हो जाएगा 3 + 2 लैम्डा के, है ना, y किसके इक्वल हो जाएगा 4 - 3 लैम्डा के, और z तो इधर है ही नहीं तो 0 है, तो 0 = 1 + 5 लैम्डा, सही है। अब इसको सॉल्व करके आप लैम्डा निकाल लोगे -1/5, है ना, और फिर लैम्डा को ऊपर ये x और y में पुट कर दोगे, उससे आपको x और y मिल जाएंगे, मिल गई x और y की वैल्यू, तो ये अपने x और y हो गए। तो कोऑर्डिनेट क्या था p हमारा, x, y, 0 था ना, x और y ये रहे और z तो 0 है ही, ये मिल गया पॉइंट। तो ये वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये लाइन एक्स वाई प्लेन को काट रही है, ठीक है। ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हो क्वेश्चन को। कैसे, जैसे ये 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट की इक्वेशन निकाल लो। 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, x - x1 ऐसे ही होता है ना, कैसे निकालते हैं भाइयों, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 और z - z1 अपॉन z2 - z1, ठीक है बच्चों। ऐसे हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं अगर 2 पॉइंट हमें दिए हों। पॉइंट क्या था 3 4 1 5 1 6, लिख लेते हैं ज़रा यहाँ पे 3 4 1 एंड 5 1 6। तो अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इसमें पुट कर दो भाई, क्या बन जाएगी लाइन की इक्वेशन मेरे भाइयों, x - 3 अपॉन 5 - 3, y - 4 अपॉन 1 - 4, z - 1 अपॉन 6 - 1, ठीक है ना। x1 y1 और z1 की जगह ये कोऑर्डिनेट डाल दिया, x2 y2 और z2 की जगह ये कोऑर्डिनेट डाल दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, x - 3 अपॉन 2, y - 4 अपॉन -3 और z - 1 अपॉन 5, ठीक है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें बताना है कि ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कहाँ काट रही है, एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पे काट रही है। तो हमने मान लिया लेट द पॉइंट बी, पॉइंट हमने मान लिया, वही कुछ भी मान लो आप, ऐसे मान लो PQ0, कुछ भी मान सकते हो आप। हमने क्या मान लिया, वो जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे, कौन से प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, वो क्या है PQ0। ऐसा क्यों माना हमने, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन पे है तो z 0 होगा, x और y हमें नहीं पता क्या होंगे, तो ये मान लिया वो पॉइंट है। अब ये पॉइंट लाइन पे भी तो लाई करेगा कि नहीं करेगा, हम क्या निकाल रहे हैं कि ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कहाँ काट रही है, कि ये जो हमने लाइन निकाली है या ये जो हमने लाइन निकाली है ये एक्स वाई प्लेन को कहाँ काट रही है। तो हमने कहा भाई इस पॉइंट पे काट रही है, तो जब इस पॉइंट पे काट रही है तो ये पॉइंट लाइन पे भी तो लाई करेगा, तो लाइन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो पुट कर दो इसको लाइन में, क्या करो इसको लाइन में पुट कर दो, x की जगह p लिख दिया, y की जगह q लिख दिया, z की जगह 0 लिख दिया, ठीक है कि नहीं है। अब देखो, अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो आपको p नहीं मिल जाएगा क्या, इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो p - 3/2 = -1/5 मिल जाएगा ना, और इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो q मिल जाएगा, q - 4 अपॉन -3 = -1/5। तो इसको सॉल्व करके p मिल गया, इसको सॉल्व करके q मिल गया, यहाँ पुट कर दो, आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लो मेरे भाइयों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो ये समझ आया तभी वो हो पाएंगे भाइयों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों देखेंगे मिसलिनियस का 4th क्वेश्चन। कई बार बच्चों को इसमें भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था हमने, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था लाइन की इक्वेशन में। x1 y1 z1 क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और लिखा हुआ है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो हम x1 की जगह 0 लिख सकते हैं, y1 की जगह भी 0 लिख सकते हैं, z1 की जगह भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब LMN की जगह क्या लिखना है वो देखते हैं। LMN क्या होते थे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल वेक्टर, लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ पे लिखा है लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस खुद पैरेलल वेक्टर बन गया ना हमारे लिए, बी वेक्टर बन गया, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 1 0 0 होते हैं ना, तो बस बन गई लाइन की इक्वेशन, x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0। बात समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो सुनो, समझ आ जाएगी, ठीक है भाइयों। दो बार क्या समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो बोलना था एक बारी में बोल दिया। बाकी ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0 कैसे होते हैं, तो ये मैंने पहली वीडियो में 3D की समझाया है आपको, आपने वहाँ ढंग से नहीं देखा, वहीं देखो, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ी मेहनत करो। तो बढ़ते हैं भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 10 और 11 आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल की तरह, जो भी किया था एग्जाम्पल नंबर 30 आप खुद कर सकते हो। 12th देखेंगे भाई। 12th में एक हम बड़े ही काम की चीज़ निकालने जा रहे हैं, जो हमें आगे भी कई क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, कई क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या करने जा रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन दिस। कह रहा है इन दो पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, कोई लाइन पास करेगी ना इन दो पॉइंट से, तो कह रहा है वो इस प्लेन को जहाँ काटेगी वो पॉइंट बताओ। मतलब कहीं पे एक प्लेन होगा और ये लाइन उसको काटते हुए जा रही होगी, आपको वो पॉइंट बताना है। कुल मिला के हमें क्या बताना है कि एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है इस प्लेन के साथ। तो अब हम लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखेंगे। काफ़ी काम की चीज़ है, ध्यान से सीखना। एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, तो सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो इन दो पॉइंट से हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ये हमारे दो पॉइंट है और ये वो प्लेन है जिसके साथ हमें लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इन दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, पहले उसकी इक्वेशन बना लेते हैं मेरे भाइयों। क्या बन जाएगी, फॉर्मूला था ना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। था ना भाई, दो पॉइंट से लाइन निकालने का फॉर्मूला। पुट कर दो ये दोनों पॉइंट्स, कर लोगे ना, कर दूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, y प्लस 4 अपॉन 1, z प्लस 5 अपॉन 6। समझिए ना कैसे आया यार, ये x1 y1 z1 की जगह ये तीनों लिख दिए, और x2 माइनस x1 2 माइनस 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 दिस माइनस दिस प्लस 1, और z2 माइनस z1 क्या होगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। फिर से कह रहा हूँ, हम क्या सीख रहे हैं, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। ध्यान से सीखना, कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, आप मान लो कि ये भैया सब के सब लैम्डा के इक्वल है। किसके इक्वल है, लैम्डा के, कि ये तीनों आपस में इक्वल है ना। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि ये तीनों इक्वल है, तो जब ये तीनों इक्वल है तो दुनिया में किसी चीज़ के तो इक्वल रहे होंगे, तो हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल है। अब आप क्या करो, इसको इसके इक्वल रखो और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लो लैम्डा के टर्म्स में। निकाल लोगे भाइयों, माइनस लैम्डा प्लस 3 आ जाएगी, बोलो ठीक बात है। इसको हमने लैम्डा के इक्वल रख दिया ना, और ये एक्स की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही अब इसको लैम्डा के इक्वल रख लो, तो y प्लस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्डा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा माइनस 4। ऐसे ही अब आप इन दोनों को इक्वल रख लो, तो z प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल्स टू लैम्डा, तो z क्या आ गया, 6 लैम्डा माइनस 5। ठीक है भाइयों, ये क्या आ गया अपना,
क्या आ गया ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई लैम्डा के टर्म्स में। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है उठा के प्लेन में पुट कर दो। क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या, कॉमन पॉइंट ना, कि जो लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है। तो हमने ये एक पॉइंट निकाल लिया और हम मान रहे हैं कि यही कॉमन पॉइंट है। तो जब ये कॉमन पॉइंट है तो ये प्लेन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। सही बात है कि नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट जो दोनों पे हो। तो हमने एक पॉइंट निकाला है लाइन पे लैम्डा के टर्म्स में, और हम मान रहे हैं यही इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो डाल दो प्लेन में, बात ख़त्म। अपने आप वो लैम्डा निकल जाएगा जिसके लिए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा प्लेन को। तो एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया, माइनस लैम्डा प्लस 3, वाई की जगह लैम्डा माइनस 4, जेड की जगह 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है मित्रों, ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू इधर पुट कर दी लैम्डा के टर्म्स में। अब इससे लैम्डा निकल जाएगा, निकाल लोगे ना भाइयों सॉल्व करके लैम्डा। बोलो मैं नहीं कर रहा, आगे तुम ही करोगे। यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा और फिर लैम्डा को कहाँ पुट करना है, जेड में, वाई में और एक्स में। हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी एक ऐसा पॉइंट जो लाइन पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी। तो ये हमने सीख लिया लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके लैम्डा निकालना, एक्स वाई जेड में पुट करना, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है भाइयों, आ गया है। ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो इसी का बड़ा भाई है। तो आपको लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना आ गया होगा तो अगले में आपको और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने करना है ये क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। क्या कह रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, कहाँ से, ये एक लाइन की इक्वेशन है ना वेक्टर फॉर्म में, और ये प्लेन की। तो ये लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उस पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा भाइयों। तो निकाल लेते हैं, निकाल लें। ठीक है, लाइन की इक्वेशन ज़रा पीछे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं और प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी होगी मुझे लग रहा है, जगह ज़्यादा ले लेते हैं उसके लिए। प्लेन की इक्वेशन थोड़ी छोटी सी होती है, जगह कम ले लेते हैं। ठीक है, तो भाइयों लाइन की इक्वेशन ये रही, लिखो पीछे 2i माइनस जे प्लस 2k आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, देखते हैं क्या था, 3i प्लस 4j प्लस 2k, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये थी अपनी लाइन की इक्वेशन। अब प्लेन की देख लेते हैं, आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। ठीक है, आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 5। तो भाइयों ये है अपना लाइन, ये है प्लेन, हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है पहले। तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीबीएसई में 6 नंबर का आ चुका है। 6 नंबर मेरे भाइयों, 6। ठीक है, तो समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो पहले तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई जेड है। क्या मान लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है एक्स वाई जेड है, ऐसा हमने मान लिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड। तो जब ये पॉइंट एक्स वाई जेड इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सही है, कहाँ रखते हैं भाई पॉइंट, आर वेक्टर की जगह ही तो रखेंगे। तो आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है ना, आर की जगह ये लिख दिया हमने, यही तो लिखते हैं वैसे भी आर की जगह, इक्वल्स टू, इनको भाई ऐड कर दो, थोड़ा सा कर लोगे ना, 2 + 3 लैम्डा आई कैप -1 + 4 लैम्डा जे कैप और प्लस 2 + 2 लैम्डा के कैप। ठीक है मेरे भाइयों, इनको हमने ऐड करके लिख दिया। अब आप दोनों साइड कंपेयर तो कर ही लोगे। तो x क्या आ जाएगा मित्रों, 2 + 3 लैम्डा
वाई क्या आ जाएगा -1 + 4 लैम्डा। ये क्या लगे हुए हैं निशान भैया, अरे क्या क्या कर दिया। तो y क्या आ जाएगा -1 + 4 लैम्डा और z क्या आ जाएगा 2 + 2 लैम्डा। ठीक है बच्चों, ये दोनों साइड कंपेयर करके x y z की वैल्यू आ गई। अभी x y z इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। ठीक है, तो r की जगह लिखा x i कैप y j कैप z k कैप डॉट i - j + k। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता ही होगा, x - y + z = 5 आ गया है ना। और x y z की वैल्यू ये रही, पुट कर दो भाई, इधर कर दो मित्रों, पुट कर दो। 2 + 3 लैम्डा, ये +1 - 4 लैम्डा हो गया, 2 + 2 लैम्डा = 5। तो क्या आ गया भाइयों, ये लैम्डा = 0 दिख गया है। तो अरे वाह, सॉल्व कर लो भाई, लैम्डा 0 आ रहा है और लैम्डा को यहाँ अगर हम पुट कर दें 0 तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मित्रों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, लैम्डा को 0 पुट कर देंगे इधर, क्या आ जाएगी x y z की वैल्यू 2 - 1 2। तो ये हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का और प्लेन का। ठीक है, पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म में लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था, अब वेक्टर फॉर्म में। तो अब कैसी भी शक्ल में क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे ना आराम से। वेक्टर फॉर्म में भी निकाल के दिखा दिया और ये पीछे अभी निकाला था ना कार्टेशियन फॉर्म में। ये क्या था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, पता नहीं कहाँ लिख दिया भाई, मिल नहीं रहा, छोड़ो हटाओ। तो ये हमने क्या करा, पीछे जाके वीडियो देख लेना भाई अपने। ये हमने लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया और वो वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन थे। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, अब क्या करना है, क्या बोला था क्वेश्चन में उसने कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका इससे डिस्टेंस निकालो, है ना। तो निकाल लो, एक ये पॉइंट एक आपने निकाला है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना नहीं आता क्या मेरे भाई। पॉइंट क्या है देखें ज़रा, -1 - 5 10, -1 - 5 -10 है कि +10 है, -10। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता मेरे भाइयों, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, क्या फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला, याद है कुछ, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, z2 - z1 स्क्वायर। 2 पॉइंट का डिस्टेंस इसी से निकालते हैं ना, निकाल लो भाई। कितना आ जाएगा ये, 2 + 1 3 स्क्वायर, -1 + 5 और 2 + 10। क्या हो जाएगा मित्रों, ये 9 16 144 यानी 169 यानी 13। तो कितना डिस्टेंस आ गया भाइयों, 13 यूनिट्स। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ चुका कई बार पेपर में। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, बस आना चाहिए, करना है तो छोटा सा ही। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम समझेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ़ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी दिस। ओ ओरिजिन है, ठीक है, पी कोई पॉइंट है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। ठीक है, आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पी पॉइंट से पास कर रहा है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r - a डॉट n = 0। बोलो होती है कि नहीं होती, अगर एक पॉइंट पता हो तो पॉइंट ये पता है जो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो a वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, p का पोजीशन वेक्टर यानी OP यानी i + 2j - 3k। a पता लग गया, अब क्या चाहिए n, और ये लिखा है कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू OP। जो OP है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी n वेक्टर भी क्या हो जाएगा भाइयों, OP ही हो जाएगा। n वेक्टर भी क्या हो जाएगा, OP, कि p पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है। तो आपको पता है जो पॉइंट प्लेन पे लाई करता है उसके पोजीशन वेक्टर को हम a वेक्टर लिखते हैं। तो a वेक्टर हो गया OP, OP हमें पता है ये रहा, और OP परपेंडिकुलर भी है प्लेन के। तो n वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो OP ही n वेक्टर हो गया। तो आपको क्या करना है, a की जगह भी OP लिखना है, n की जगह भी OP, वैल्यू आपको OP की पता है, निकल गई प्लेन की इक्वेशन।
बधाई हो भाइयों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा, पर कई बार बच्चों को पढ़ के समझ नहीं आता कैसे करना है, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं। ठीक है भाइयों, ए और एन दोनों की जगह क्या डालना है, ओपी वेक्टर। हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 21। आप कहोगे किस ऑर्डर में करा रहे हैं सर, जो भाई ठीक लग रहा है उस ऑर्डर में करा दे रहे हैं, क्या जा रहा है उसमें, है कि नहीं, सोचना क्या है इतना। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज़ द इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट अ डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन देन दिस। कह रहा है एक प्लेन है जो कि ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस पे। अब ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसकी इक्वेशन ये लिखी जा सकती है ना, x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, यही होती है ना इंटरसेप्ट फॉर्म। और कह रहा है ये जो प्लेन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है p, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है p, तो ये प्रूव करो। ठीक है भाइयों, बस ये क्वेश्चन है। एक प्लेन है ये, क्योंकि इंटरसेप्ट बना रहा था ए बी सी, तो ये इक्वेशन लिख दी हमने, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस p है, याद रखना। अब हम ये प्रूव करेंगे, चलते हैं भाइयों, चलते हैं। तो ये अपना प्लेन था, ठीक है। इस प्लेन को अगर थोड़ी सी शक्ल बदल दें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन ए इंटू एक्स, बुरा तो नहीं मानोगे ऐसे, 1 अपॉन बी इंटू वाई और 1 अपॉन सी इंटू जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है मित्रों, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऐसे अगर कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर कभी गलती से निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताया था भाइयों, ये किसी भी प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी तो एक प्लेन है, तो इसका भी तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, निकाल लो। परंतु इस प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है मित्रों, क्या है p, लिख दूँ p, और वो निकलेगा कैसे, इस फॉर्मूले से। निकाल लो भाई, निकाल लो भाई, निकाल लो। d क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है भाइयों, 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है वो 1/a 1/b 1/c, कर दो पुट। ठीक है भाइयों, कोई समस्या तो नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर p स्क्वायर हो जाएगा। इधर अब मॉड लगाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, स्क्वायर कर दिया वैसे ही सब पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं। और नीचे से रूट हट जाएगा, बोलो भाइयों रूट हटेगा कि नहीं। जब स्क्वायरिंग कर देंगे ये दोनों तरफ तो रूट तो हटेगा ही ना भाई। इधर आपने स्क्वायरिंग कर दी, ये p स्क्वायर आ गया, इधर आपने स्क्वायरिंग करी तो रूट तो हटेगा ना भाई, स्क्वायर से हट गया, ये अंदर वाला स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, अब ये जो ड्रामा है, अब दो तरीके से समझ लो भाई, बच्चों का जैसे दिल करे वैसे समझ लो। इस पूरे को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और p स्क्वायर को नीचे ले आए, तो क्या आ जाएगा मित्रों, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। समझे कि नहीं, पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर, और ये पूरा का पूरा p स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, ये आ गया। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड मित्रों, हैंस प्रूव्ड। या यूँ समझ लो भाई, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1/p स्क्वायर हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया तो ये ऊपर आ गया ना, यही तो हो जाएगा, ख़त्म हो गया भाई प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। हाँ तो भाइयों अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, कि 2 प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस बताओ। अब भाइयों प्लेन्स या तो इंटरसेक्टिंग होते हैं या पैरेलल, और कुछ नहीं हो सकता। प्लेन्स या तो इंटरसेक्टिंग होते हैं या पैरेलल। अगर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्टेंस जब भी पूछा होता है शॉर्टेस्ट पूछा है। ठीक है भाइयों, शॉर्टेस्ट, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। और अगर पैरेलल होंगे तो इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया क्या है, फिलहाल बस ये याद रखना, इंटरसेक्टिंग होंगे तो डिस्टेंस 0, पैरेलल होंगे तो ये डिस्टेंस है। अब पेपर में लिखा नहीं होगा वो इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है, तो आप खुद बता सकते हो कैसे। इंटरसेक्टिंग प्लेन होंगे ना, तो प्लेन की इक्वेशन जैसे मान लो आपको वेक्टर फॉर्म में दिए मेरे भाइयों, r.n2 = d2, ठीक है। तो n वेक्टर बिल्कुल अलग होंगे,
बिल्कुल अलग होंगे, मतलब पैरेलल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि अगर पैरेलल होते तो n वेक्टर भी तो पैरेलल होते, और n वेक्टर पैरेलल होते तो या तो वो इक्वल हो जाते या एक दूसरे के k टाइम्स होते, सही है। तो अगर तो n वेक्टर बिल्कुल ही अलग है, मतलब कुछ भी कॉमन लेके सेम नहीं बन रहे, तो प्लेन इंटरसेक्टिंग है, सीधा डिस्टेंस लिख दोगे 0। और n वेक्टर अगर बिल्कुल इक्वल है या कुछ कॉमन लेके इक्वल बन जा रहे हैं तो वो पैरेलल है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकते हैं चाहे तो, d2 माइनस d1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि कई बार प्लेन वेक्टर इक्वेशन, जो प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखी हो सकती है, क्या पता ऐसे इक्वेशन दे रखी हो आपको, a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1 एक प्लेन, और दूसरा a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2। तो ऐसा भी हो सकता है आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो, तो देख के कैसे पता चलेगा इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, कि a1 अपॉन a2 निकाल लेना, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर तो ये इक्वल आ गए तो प्लेन्स पैरेलल है भाइयों, और ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा, यहाँ तो ABC लिखा है, अगर ये प्रोपोर्शनल हुए ना तो कुछ ना कुछ कॉमन लेके आपके ABC सेम बन जाएंगे, जब सेम बन जाएंगे तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा वहाँ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और बाई चांस अगर आपकी रेशियो इक्वल नहीं आई इनकी, तो प्लेन आप सीधा कह दोगे इंटरसेक्टिंग है, डिस्टेंस क्या है 0, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले ये फॉर्मूला कहाँ से है उसको समझ लेते हैं। देखो जैसे दो प्लेन्स हैं मेरे भाइयों और दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो आपको बताया ABC सेम होंगे, अगर सेम नहीं भी हुए तो कुछ ना कुछ कॉमन लेके सेम बन जाएंगे, ठीक है। अब मान लो बन गए सेम, और ये हमारे दो प्लेन हैं जो कि पैरेलल हैं आपस में, अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे भाई अगर आप एक प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस 1, और दूसरे प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो, इसको कह रहे हैं डिस्टेंस 2, और डिस्टेंस 2 में से डिस्टेंस 1 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा ना, सही है। और किसी भी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यही तो होता है d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, होता है ना कि नहीं होता। तो इस प्लेन का और इस प्लेन का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस निकलेगा, एक का निकलेगा d1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और एक का निकलेगा d2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही निकलेगा ना, ये फॉर्मूला था, एक इसमें लगा दिया एक इसमें लगा दिया, दोनों डिस्टेंस मिल गए। अब इन डिस्टेंसेस का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। अब हमें तो पता नहीं कौन सा बड़ा आएगा कि d1 बड़ा है कि d2, तो हम इसलिए मॉड लगा देते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मॉड लगा देंगे, वही हमारा बीच का डिस्टेंस होगा, तो वही तो लिखा है ये, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो यार, 1 नंबर का क्वेश्चन आना है बस, कि प्लेन्स अगर इंटरसेक्टिंग होंगे तो डिस्टेंस 0, पैरेलल होंगे तो ये फॉर्मूला। पता कैसे चलेगा अभी दिखाता हूँ, देखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्टेंस निकालो इन दो प्लेन्स के बीच का। देखो भाई 2/4 कितना है, 1/2, सही है। ये 3/6 कितना है, 1/2। 4/8 कितना है, 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए भैया, पैरेलल है। एक भी इक्वल नहीं आता हम क्या कह देते, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग होता तो डिस्टेंस सीधा 0 लिख देते, पर ये पैरेलल आ रहे हैं, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। और जब पैरेलल आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, ABC सेम बना लेने हैं। ये 2 3 4 है ना, इसको भी 2 3 4 बना लो। कैसे बनाओगे, इसमें से आपको दिख रहा है 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। ये आ गई, इस प्लेन की नई शक्ल आ गई ना ये वाली, और ये वाला प्लेन तो ये लिखा ही है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4। अब देखो दोनों प्लेन के ABC सेम है, XYZ के कोफिशिएंट सेम है। यही तो कह रहा था, जब पैरेलल होंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन लेके सेम बन जाएंगे। अब फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या बताया था, d2 माइनस d1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही बताया था भाइयों। तो d2 माइनस d1 यानी 6 माइनस 4, नीचे XYZ के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, क्या दिख गया, 2 अपॉन रूट 29 है ना, 2 अपॉन रूट 29 हो गया भाइयों क्वेश्चन, ये आंसर है।
तो इसी के साथ भाइयों मेरी तरफ से चैप्टर समाप्त होता है। अब आप कहोगे सर आपने कुछ क्वेश्चन तो छोड़ दिए, तो जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनके लिए मैं आपको सब समझा चुका हूँ भाइयों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे स्पेशल वाले, उनसे सीधे सीधे हो जाएंगे, और फिर जो बच जाएंगे वो सुपर ईजी हैं या सिमिलर होंगे उन क्वेश्चन से जो मैंने कराए हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको चैप्टर पूरा खुद अटैम्प्ट कर लेना चाहिए एनसीईआरटी से। जो भी ना हो आप डाउट क्लास में फिर भी पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है। एनसीईआरटी से अब और कोई हम कुछ नहीं कराएंगे वीडियो में। आपको डाउट पूछना हो आप क्लास लेके पूछ सकते हो। ठीक है भाइयों, अलविदा।